हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट 4 का रोल ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी, ECEC एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन अर्ली इंटरवेंशन एज पर RPWD 2016 एंड NEP 2020 के अनुसार। ठीक है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है और कम्युनिटी का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। द पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन अ चाइल्ड एजुकेशन अलॉन्ग विथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक फैक्टर में अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट इन एरिया सच एज कोग्निशन, लैंग्वेज, social skills. Numerous study in this area have demonstrated the importance of family instruction and prior to एंट्रिंग दी स्कूल। यानी कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी बच्चे के एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने में। और इन सब भी में जो है सबसे मुख्य कौन कौन से एरियाज़ हैं जो बच्चे को अफेक्ट करता है डेवलपमेंट में, तो वो है कोग्निशन, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स। ठीक है, ये 3 एरियाज़ जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं। किस कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो पेरेंट्स का, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, तो ये अफेक्ट करता है। तो इन एरियाज़ को अफेक्ट करता है, सोशल स्किल्स को, कॉग्निशन को और लैंग्वेज को। ठीक है, तो पेरेंट को चाहिए कि बच्चे के साथ जब तक स्कूल में एंटर ना करे बच्चा, जैसे 6 साल तक, जब बच्चा 6 साल का होगा तभी तो फर्स्ट क्लास में जाएगा, और 0 to 3 यानी कि 3 to 6 जो होता है वो नर्सरी प्री स्कूल्स के लिए होता है। तो जब तक बच्चा जब तक स्कूल नहीं गया है बच्चा, तब तक पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के साथ हमेशा इन्वॉल्व रहे, कुछ ना कुछ नया सिखाते रहे उसको। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में भी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। पेरेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, हर पेरेंट का अलग इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे कल्चर टू कल्चर, किसी का कल्चर, कोई पंजाबी है, ठीक है, तो वो अपनी भाषा में बात करेंगे, तो उसका क्या है, एक जो मदर टंग होता है वो मजबूत होगा। और दूसरा है सोसाइटी टू सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में हमें कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ये भी पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा ही हम सीख सकते हैं सबसे बेस्ट तरीके से। ठीक है, और कल्चर, हम अपने कल्चर को आगे कैसे बढ़ाएं, ठीक है, ये भी पेरेंट की ही भूमिका होती है बच्चे को बताने की, सिखाने की, समझाने की। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट में हैव डिफरेंट टाइप which might have differential influence and academic performance of their children। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट जो है सभी का, जितने भी पेरेंट्स हैं सबका इन्वॉल्वमेंट अपना अलग अलग तरीका है इन्वॉल्व होने का बच्चे के साथ। ठीक है, चाहे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एकेडमिक परफॉर्मेंस से बच्चे से बहुत खुश होते हैं, कुछ होते हैं जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा अगर कर रहा है तो उससे खुश होते हैं, तो उसके साथ रहते हैं। लेकिन सभी ज़रूरी ये है कि हर क्षेत्र में है, हर एरियाज़ में पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक है, ताकि बच्चों का जो है वो पूर्ण रूप से विकास हो सके। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में इंक्लूड एक्टिविटीज़, कहाँ इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक है, लाइक जैसे हेल्प चिल्ड्रन इन रीडिंग, बच्चे को सहायता करें अगर रीडिंग में अगर कहीं गलत पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है, तो या रीड आउट गलत कर रहा है तो बच्चे को बताएं कि बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं पढ़ी जाती है, इस तरह से पढ़ी जाती है। इनकरेज देम टू डू देयर होमवर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसको प्रोत्साहित करें, ठीक है, कि खुद से वो अपना होमवर्क कंप्लीट करे। मॉनिटरिंग देयर एक्टिविटीज़ इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द फोर वॉल ऑफ देयर हाउस,
यानी कि मॉनिटर यानी ध्यान देना बच्चे का, कि बच्चा जो है घर पे जो एक्टिविटी कर रहा है उस पर भी ध्यान देना और बाहर जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उन सभी के ऊपर नोटिस रखना, यानी ध्यान देना है बच्चे को, ठीक है। एंड प्रोवाइड कोचिंग सर्विसेज फॉर इम्प्रूविंग देयर लर्निंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट। मान लो अगर किसी बच्चे का मैथ वीक है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो मैथ की कोचिंग लगाए। कोचिंग सर्विसेज की अगर आवश्यकता है, नीड है बच्चे को अगर किसी सब्जेक्ट में, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो सारी सर्विसेज जो है बच्चे को प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है, ताकि बच्चा जो है आगे बढ़ सके। पेरेंटल एक्सपेक्टेशन हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट एजुकेशन आउटकम्स। पेरेंट के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट या इशू कह सकते हैं एजुकेशनल आउटकम्स, यानी बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करने में रुकावट कहीं ना कहीं डालता ज़रूर है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि जो मैं नहीं कर सका हूँ वो मेरा बेटा करेगा, तो ये सारी जो बर्डन जो डाल देते हैं दूसरे के ऊपर वो नहीं करना है। कोशिश करें कि बच्चे को रिड्यूस यानी कि कम से कम उस वर्क में फोकस ज़्यादा रहे बच्चे का, कार्य में एक्टिविटीज़ में फोकस करे बच्चा और स्ट्रेस कम ले, ये प्रयास करना चाहिए पेरेंट्स को। अब पेरेंट इन्वॉल्वमेंट को जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि पहला कैटेगरी है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन चिल्ड्रन अ स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़, मतलब पेरेंट जो है कैसे इन्वॉल्व हो बच्चे की स्कूल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है या कैसे इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा कैटेगरी है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन चिल्ड्रन एट होम बेस्ड एक्टिविटीज़, यानी पेरेंट जो है बच्चे की कैसी सहायता कर सकते हैं होम बेस्ड एक्टिविटीज़ करने में, ठीक है। तीसरा है डायरेक्ट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ बच्चा कर रहा है उसमें पेरेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इनडायरेक्ट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को शो करती हैं। अब कम्युनिटी का रोल क्या होता है इस क्षेत्र में? पेरेंट्स का तो हमने रोल देख लिया कि किन क्षेत्रों में कैसे कैसे रोल अदा करते हैं। अब कम्युनिटी का इसमें क्या रोल होता है? द रोल ऑफ कम्युनिटी टूवर्ड्स द डिसेबल्ड इंडिविजुअल कैन बी ईजिली एलोबरेटेड इफ वी एम्फेसाइज्ड ऑन क्रिएटिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ प्योर इंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कम्युनिटी का रोल होता है कि डिसेबल्ड जो कोई डिसेबल पर्सन है या कोई डिसेबल बच्चा है उसको एलोबरेट आसानी से जो है एम्फेसाइज उसको बढ़ावा देना, ठीक है, वो अपना ईजिली एक्सेसिबल हो, मतलब कोई भी चीज़ वो आसानी से कर सके। इस तरीके से हमें इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करना है, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशनशिप तैयार करना है विथ प्योर इंटेंट और अंडरस्टैंड, यानी कि बच्चा ताकि समझ सके, ठीक है, उसको समझने में आसानी हो, या फिर जो बच्चा कह रहा है वो लोग समझ सके, मतलब एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग और विश्वास होना आवश्यक है, ठीक है। इस तरह से इस तरीके का जो है एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है चारों तरफ बच्चे के, डिसेबल पर्सन्स के। द कम्युनिटी वर्कर्स जो हैं, जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं वो मोटिवेट करें और प्रोवाइड करें हेल्प टू फैमिली ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनकी फैमिलीज़ को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने की आवश्यकता है या जो सहायता चाहिए वो प्रोवाइड करें उनको, टू गेट इन्वॉल्व इन अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, यानी उनको बताया कि हाँ यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन। मान लीजिए किसी पेरेंट्स को मालूम नहीं है, किसी डिसेबल पेरेंट्स को पता नहीं है कि हाँ मेरे बच्चे को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए या फिर कहाँ से सर्विसेज लेनी अच्छी होगी, कहाँ पे अच्छी सर्विस मिलती है, ठीक है, मान तो वो सारे बताने का कार्य जो है वो कम्युनिटी वर्कर्स करते हैं,
ठीक है, कि हाँ आप इस जगह पे चले जाइए, यहाँ पे जो है OT यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, तो आप यहाँ पर जा कर के अपने बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो है कम्युनिटी लेवल पे होता है और वो प्रोवाइड भी कराते हैं। एल्सवेयर सो दैट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ, यानी कि बच्चे के आवश्यकता अनुसार ही हमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे के ज़रूरत को देख कर ही कम्युनिटी वर्कर्स जो है उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब है ECC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो ECC, द टर्म ECCE कंप्रेसिस ऑफ दैम 3 की टर्म्स। इसके 3 की टर्म्स है, एक अर्ली चाइल्डहुड है, दूसरा है केयर और तीसरा है एजुकेशन। ठीक है, 3 टर्म्स में बटा हुआ है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये 3 टर्म्स में बटा हुआ है। अब कौन कौन से 3 टर्म्स है? अर्ली चाइल्डहुड पहला हो गया, इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन ECCE 2013, यानी कि 2013 में जब नेशनल पॉलिसी आई थी उसके अनुसार जो है यह अर्ली चाइल्डहुड का जो एज रखा गया है वो 0 से 6 वर्ष रखा गया है और इसको 3 सब कैटेगरीज में जो है बांटा गया है। और 3 सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहला है कंसेप्शन टू बर्थ, दूसरा है बर्थ टू 3 ईयर्स मतलब जन्म से लेकर के 3 साल तक, और तीसरा है 3 साल से 6 साल तक। ठीक है, 0 to 6 ईयर्स तक ये 3 सब कैटेगरीज में बांटा गया है ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को। अब केयर मीन्स उनको ध्यान रखना, इट मीन्स प्रोवाइडिंग लव एंड अफेक्शन एंड इंश्योर हेल्दी हाइजेनिक एंड प्रोटेक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रेन। केयर यानी कि हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चे को अफेक्शन या लव प्रोवाइड हो रहा है, उसको हेल्दी हाइजेनिक फूड प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, उसका प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, एनवायरनमेंट उसके लिए सेफ़ है कि नहीं, सभी चिल्ड्रन के लिए, चाहे वो डिसेबल पर्सन्स हो या नॉर्मल चिल्ड्रन, ये सभी के लिए हमें केयर देखना है। बैलेंस डाइट प्रॉपर ले रहा है बच्चा या नहीं ले रहा है, इन सब का ध्यान रखना है। ठीक है, अब एजुकेशन भी सभी के लिए सेम है, चाहे वो डिसेबल पर्सन्स हो या नॉन डिसेबल नॉर्मल पीपल हो, सभी के लिए एक समान शिक्षा का भी यहाँ पे बताया गया है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी एक्वायर करना नॉलेज, स्किल्स को, एटीट्यूड को और वैल्यू को थ्रू एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन। किसके माध्यम से? एक्सप्लोर करके जो भी नॉलेज हम गैदर करेंगे या स्किल नया सीखेंगे, वैल्यूज सीखेंगे, उसको किसके माध्यम से बढ़ाना है? तो एक्सप्लोर करके, एक्सपेरिमेंट करके हम सीख सकते हैं। ऑब्जर्व करना है, साथ ही साथ ऑब्जर्व के साथ पार्टिसिपेट भी करना है एक्टिविटीज़ को, और इंटरेक्ट करना है, ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करके सीखना है और सिखाना भी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव यानी एम क्या है? ECCE जो है उसका एम क्या है? तो इसका एम है क्वालिटी केयर, यानी कि प्रोवाइड कराता है एक बेहतरीन केयर, यानी ध्यान रखने के लिए क्वालिटी एक प्रोवाइड कराता है, और लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है, सभी को सीखने का अपॉर्चुनिटी देता है ड्यूरिंग देयर फॉर्मेटिव ईयर फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट को विकास यानी पूर्ण विकास किस प्रकार हो उसका ध्यान रखना, और साथ ही उसके साथ साथ उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना ताकि वो हर क्षेत्र अपने सभी डेवलपमेंटल एरियाज़ को कवर कर सके, उस पर आगे बढ़ सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं ECCE के?
हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हाइजीनिक, जिसमें बच्चे का हेल्थ का और न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट का और हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। केयर और प्रोटेक्शन, बच्चे का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जहां आवश्यक है। अर्ली स्टिमुलेशन और अर्ली लर्निंग में 3 चीज़ें को ध्यान रखा जाता है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे का हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है फिजिकल डेवलपमेंट में। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे की इमोशंस कैसी है, फीलिंग्स क्या है, लव, फियर, डरता है, हैप्पीनेस, खुश है कि नहीं है, सैड है, एंग्री, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चा सीख पाता है, कर पाता है कि नहीं, शो करता है कि नहीं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थिंकिंग, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सभी क्षेत्रों में बच्चा खुद से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, डिसीजन ले रहा है खुद से, या इमेजिनेशन कर पा रहा है, रीड कर पा रहा है किसी चीज़ को, या राइट कर पा रहा है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब ईसी यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। पहले था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पहले अर्ली चाइल्डहुड था, फिर केयर, उस बच्चे का ध्यान रखते थे, और फिर एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता था, वो था ECC। ये है ECEC, अर्ली चाइल्डहुड और एजुकेशन एंड केयर। इसमें क्या, एवरी चाइल्ड जो 0 से 5 ईयर ओल्ड तक हैं, राइट टू अटेंड द किंडरगार्टन और स्मॉलर फैमिली डे केयर ग्रुप इन प्राइवेट होम, यानी सभी बच्चे जो हैं जो 0 से 6 वर्ष या 0 से 5 वर्ष के हैं, उनको यह अधिकार है को किंडरगार्टन में जा कर के पढ़ सकें, ठीक है, या फिर प्राइवेट केयर ग्रुप होम है तो वहाँ पे। द फीस आर मॉडरेट एंड बेस्ड ऑन द पेरेंटल इनकम, यानी जो पेरेंट्स की इनकम होगी उसके अनुसार जो है मॉडरेट फीस रखी जाती है इसमें। और एजुकेशन जो है फ्री टू एट ऑल, सभी लेवल, चाहे वो प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक है, सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ये ध्यान रखना सभी को कराया जा रहा है कि नहीं, ये ECEC का कार्य है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग, गाइडिंग एंड मॉनिटर ऑफ ECEC। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कल्चरल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर प्लानिंग से उन्हें पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, गाइडेंस ठीक तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही है कि नहीं, उनको ध्यान देना, मॉनिटर करना, हर समय, हर साल या हर 6 महीने में मॉनिटर करना कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में बच्चे को ठीक तरीके से देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होता क्या है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू कंपल्सरी प्राइमरी स्कूल एज तक, विच वेरीज अक्रॉस कंट्रीज। इट इज़ टाइम ऑफ रिमार्केबल ग्रोथ एंड इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन ब्रेन डेवलपमेंट, यानी बच्चा जब जन्म लेता है उसके साथ ही प्राइमरी स्कूल की एज तक के जो सभी कंट्रीज़ के हैं या सभी राज्य के हैं, सभी बच्चे को जो है ग्रोथ और उनका ग्रोथ कैसा हो रहा है या ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सभी का ध्यान रखना है। बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं, जैसे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, बच्चों का जो है ब्रेन डेवलपमेंट जो है 80% हो जाता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि बच्चा एक नॉर्मल माइलस्टोन में उसका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ECEC is much more than preparation for primary school. It aim at the holistic development. इसका एम क्या है ECEC का, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट एम है, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट आ जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है, फिजिकल स्किल्स या फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है।
जिसमें बच्चे की स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है कि बच्चे का स्टेबिलिटी बिल्ड हुआ कि नहीं, ब्रॉड फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक किया जाता है। ECEC हैज़ द पॉसिबिलिटी टू एजुकेट केयरिंग कैपेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर सिटीजन्स। ECEC का ही यह कार्य है कि वो ध्यान दे कि बच्चे का प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड या हो रहा है या नहीं, बच्चा कैपेबल है, बच्चा रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, या फिर फ्यूचर में इन फ्यूचर बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बन सकता है कि नहीं, ये ध्यान रखना। अब स्टेक होल्डर्स अबाउट क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन स्टेप्स सेंटर्स, यानी अर्ली इंटरवेंशन क्रॉस डिसेबिलिटीज़ जो है, जो EIC जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं रखते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो क्रॉस डिसेबिलिटीज़ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है या कैसे कराती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर, पहचान करना। सबसे पहला स्टेप है कि पहचान करना है। द फर्स्ट स्टेप वाज आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एक इंटरनल स्टेक होल्डर होता है, एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होता है। इसका मतलब स्टेक का मीन्स क्या होता है, वन हु हैज़ अ स्टेक, दैट इज़ हु इज़ कंट्रीब्यूटर फॉर गेनिंग थ्रू आउटकम्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो प्लान करता है कि कैसे हमें क्रॉस डिसेबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है बच्चे को, वो होते हैं स्टेक होल्डर। प्रोसेस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया, एक इंटरनल होते हैं और दूसरा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होता है। अब इंटरनल स्टेक होल्डर का काम क्या होता है, ये डे टू डे मतलब डेली बेसिस पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को जिसको नीड है, आवश्यकता है, एंड पब्लिसिटी और बिल्डिंग अ स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी के थ्रू पब्लिसिटी और बिल्डअप बनाते हैं बच्चे के साथ और फैमिली के साथ। इंटरनल स्टेक होल्डर वेयर द प्रोफेशनल्स कंप्राइजिंग ऑफ स्पेशल एजुकेटर, इसके अंदर स्पेशल एजुकेटर होता है, एंड अदर स्पीच हेयरिंग प्रोफेशनल्स, जैसे कि ऑडियोलॉजिस्ट भी होते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोफेशनल्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, और साथ ही सोशल वर्कर्स भी इसके अंदर आते हैं, एंड द साइकोलॉजिस्ट वर्किंग एट AYJNISHD, यानी अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। ठीक है। दी अदर स्टाफ्स कौन कौन से होंगे, तो इनके अलावा भी जो है स्टाफ्स हैं, जैसे कि एडमिन्स हो गए, रजिस्ट्रेशन स्टाफ्स हो गए, एंड आल्सो इंटरनल स्टेक होल्डर हु वुड असिस्ट इन द बजटिंग। इनका काम क्या होता है, जो अदर्स मेंबर हो इनका काम ये है कि वो बजट तैयार करते हैं, टेंडर निकालते हैं और फंडिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर कार्य करते हैं कि बच्चे को, यानी कि एक NGOs को कितना फंडिंग की आवश्यकता है, कितना बजट होना चाहिए, कितने बच्चे हैं वो, और कितने बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है, नीड्स के अकॉर्ड। ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जिसमें कौन कौन आते हैं, वे आर द वन हु वेयर थ्रू टू एक्सटर्नली सपोर्ट, जो एक्सटर्नली सपोर्ट करते हैं, जैसे कि स्पेशल स्कूल्स हो गए इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्पेशल एजुकेटर वर्किंग इन दीज स्कूल्स, जो स्पेशल स्कूल्स है उसके अंडर जो स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं। ठीक है, वो हो गए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इट आल्सो जनरली ECEC सेंटर्स एंड पेरेंट्स एंड आंगनवाड़ी, जैसे आंगनवाड़ीज़ में काम कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी वहाँ पे सिखाया जाता है कि सर्विसेज बच्चे को कैसे प्रोवाइड कराई जाती है, स्पेशल स्कूल्स में होते हैं। ठीक है, ये हो गए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स।
जहाँ पे बच्चे को जैसे मंथली बुलाया जाता है, 1-2 बार, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पॉसिबल नहीं है जिसके लिए डेली आना स्पेशल स्कूल्स में या सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, तो मंथ में 1 बार या 2 बार जो है, या वीक में 1 या 2 बार जो है पेरेंट्स के साथ साथ बच्चा जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या लेने के लिए जाता है, ठीक है। वहाँ पे पेरेंट्स को भी यह बताया जाता है कि सर्विस कैसे देनी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करानी है बच्चे को तो कैसे प्रोवाइड कराएं, ठीक है, ताकि उसका रूटीन जो है बिगड़े नहीं बच्चे का और वो ठीक तरीके से सीख पाए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना स्पेशल एजुकेटर का कार्य है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का काम है। स्टेप 2 क्या होता है? मैपिंग द एंगेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स वर्किंग टुगेदर, यानी कि एंगेज रखना, स्टेक होल्डर जो है एक दूसरे के प्रति एंगेज रहेंगे, ठीक है। मैपिंग तैयार करना, वर्क करना टुगेदर, ये एक साथ काम करते हैं। द स्टेक होल्डर प्लेस वेयर हेयर हैव अ हाई इन्फ्लुएंसी एंड देयर इंटरेस्ट आर आल्सो हाई, सो दे नीड टू बी फर्स्ट sensitized and fully engaged in the project। अपना वर्क जो भी है इनका वो सभी एक साथ एक टीम वर्क होकर के एंगेज्ड होकर के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। कीप सेटिस्फाइड इसमें हो गया, जिसमें स्टेक होल्डर मेंशन हेयर आर हाईली इम्पोर्टेंट बट हैव लो इन्फ्लुएंस। इसमें क्या है, स्टेक होल्डर जो है हाईली इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कार्य जो है ये बहुत ही लो इन्फ्लुएंस के साथ करते हैं। या फिर और डायरेक्ट पावर एंड नीड टू बी केप्ट इन्फॉर्म थ्रू अवेयरनेस एंड कंपेगन एंड अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। या फिर ये डायरेक्ट जो है पेरेंट्स से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं और अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन करते हैं डायरेक्ट पेरेंट्स टू पेरेंट, ठीक है, पेरेंट्स और टीचर के बीच या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उनके बीच। मिनिमल एफर्ट्स क्या है, जिसमें सम स्टेक होल्डर्स हैव लो इन्फ्लुएंस, कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो जिनका लो इन्फ्लुएंस होता है एंड लो इम्पोर्टेंस होता है, मतलब ज़रूरत भी कम है और इन्फ्लुएंस भी कम होता है उनका, बट स्टिल नीड टू बी इन्फॉर्म एट लीस्ट मिनिमली टू बी केप्ट ऑन बोर्ड, लेकिन तब भी ये बोर्ड के अनुसार ही कार्य करते हैं। सो कंसिडरेशन द स्टेक होल्डर हैव हाई पोटेंशियल इन्फ्लुएंस, ये ऐसे स्टेक होते हैं जो हाईली पोटेंशियल होते हैं, ठीक है, लेकिन लो से, एंड सो दे नीड सपोर्ट फ्रॉम पैटर्न्स एंड हैंड होल्डर्स, ये जो है सपोर्ट करते हैं, जिसको अधिक ज़रूरत है उसको अधिक सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हैंड होल्डर्स यानी कि खुद से भी जहाँ आवश्यकता है, वहाँ जहाँ पे पेरेंट्स जो है वीक पड़ जाते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा हेल्प करते हैं, अपने हैंड्स के थ्रू, ठीक है, कार्य करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं केयर ग्रुप्स वाले बच्चे हैं तो उनमें क्या है, पेरेंट्स तो सहायता करते ही हैं लेकिन साथ में हमें भी सहायता करनी पड़ती है। थर्ड स्टेप है कंडक्टिंग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स चलाना ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके लोगों के प्रति, लोगों को। जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का कार्य होता है कि वो प्रोग्राम्स कंडक्ट कराएं, ठीक है, ताकि लोग अवेयर हो सके डिसेबिलिटीज़ के प्रति या जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके प्रति। अब अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज एंड डिसेबिलिटीज़ अंडर RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जो है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ किसके अंदर क्या क्या चीज़ और किस तरीके से देखी जाती हैं। द RPWD एक्ट 2016, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, फर्स्ट टाइम हैज़ इनकॉर्पोरेटेड डिजीज़, जैसे कि पहली बार डिजीज़ को रखा गया इसमें, जैसे हेमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया और सिकल सेल डिजीज़,
जिसे अनीमिया या एनीमिया भी कहा जाता है, एक्सेट्रा। अंडर इट्स प्रीव्यू सेक्शन 25 टू BC के अंडर रखा गया इनको, एंड सेक्शन 27(1) के अंडर रखा गया है इन तीनों डिजीज़ को। हैज़ वेस्टेड अपॉन द रिहेबिलिटेशन सेक्टर ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य है, जिसमें बच्चे को क्या करना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, और साथ ही साथ उसको प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ यानी प्रिवेंशन यानी बचाव भी करना है। आपको आइडेंटिफाई भी करना होगा और साथ ही उसके बचाव के तरीक़ों, कैसे बचाना है बच्चे को, उस पर भी ध्यान रखना होगा। इंक्लूड दिस डिजीज़ वेल द हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर आर पेडियाट्रिक कंडीशन विच अपेयर्ड अर्ली इन लाइफ। कोशिश करते हैं कि हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर है किसी बच्चे को तो हेमाटोलॉजी के पास पहले जा कर के, या पेडियाट्रिक कंडीशन में अगर है तो पहले पेडियाट्रिक के पास जा कर के उसका पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें। फिर अगर पता चलता है कि हाँ बच्चे को इन थैलासीमिया है या सिकल सेल डिजीज़ है या फिर हीमोफीलिया है, तो हम उसके बचाव के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम फिर कार्य करना शुरू करते हैं, ताकि बच्चे का लाइफ जो है सुचारू रूप से चल सके। अब हीमोफीलिया क्या होता है? रजिस्टर्ड हेमोफिलिक इन इंडिया आर ओनली 16,000। इंडिया में जो है हेमोफिलिक जो रजिस्टर्ड हैं सिर्फ 16,000 है। कंसीडरिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 in 10,000 बर्थ फॉर हीमोफिलिया, यानी प्रति 10,000 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जिसको बर्थ के साथ साथ हीमोफीलिया है। दिस इज़ ओनली 15% ऑफ द एस्टिमेटेड फिगर, ये सिर्फ 15%। फॉर इंडिया एस्टिमेटेड 1,20,000 हीमोफिलीज आर प्रिवेंट एंड अराउंड 1,675 बेबीज विथ हीमोफीलिया आर बॉर्न एवरी ईयर। हर साल जो है 1,675 बच्चे जो हैं वो हीमोफीलिया के साथ जन्म लेते, जिनको जो जन्म लेते हैं उनको हीमोफीलिया होता है डिजीज़। These facts suggest that the majority of patients are underdiagnosed in our country. Number of patients are diagnosed just about 15% of total receive some form of treatment. कुछ ट्रीटमेंट के कारण जो है सिर्फ 15% ही ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको डायग्नोज कर पाते हैं। This poor access to treatment leads to the development of disabilities was seen in study in 2007 where 94% of the PWH यानी PWH क्या है, पीपल विथ हेमोफीलिया जो है 94% स्टडी में पाया गया कि 94% जो है वो जो हेमोफीलिया से पीड़ित लोग हैं। वी आर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज, इस डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। 94% ऐसे लोग हैं। एट 76% ऑफ दोज इन प्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ 18 to 26 ईयर वे आर अनएम्प्लॉयड, जिसमें से 76% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र है 18 से 26 साल, 18 से लेकर के 26 साल के बीच ऐसे अडल्टहुड बच्चे हैं। 76% है जो अनएम्प्लॉयड है, जो काम नहीं करते। अब सिकल सेल डिजीज़, द इफेक्ट हेयर इज RBC अंडरगोज सिकलिंग विच इज इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन, यानी कि RBC की कमी के कारण जो है सिकल सेल डिजीज़ होता है। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन इज़ वाइडली सीन अमंग मैनी इंडियन ट्राइबल ग्रुप्स। A prevalence of the heterozygote type is up to 40%। performance liquid chromatography यानी HPLC, ठीक है। HPLC क्या होता है? हेट्रोजाइगोट परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी
ये एक प्रकार का टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम सिकल सेल डिजीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। इंडिया में होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है एक तरह से। सम स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात हैव स्टार्टेड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर सिकल सेल डिजीज़। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सिकल सेल डिजीज़ को स्क्रीनिंग के लिए जो है प्रोग्राम्स चलाए हैं। थैलेसीमिया क्या होता है? अब दिस कंडीशन इज कंसीडर्ड द मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो वर्ल्ड वाइड विथ अप्रोप्रिएटली 3% ऑफ द पॉपुलेशन कैरिंग थैलेसीमिया। पूरी दुनिया में जो है 3% पॉपुलेशन ऐसी है जो थैलेसीमिया से पीड़ित है। If these conditions could be identified at the very early age and approximately treatment या therapy या rehabilitation interventions जो है administrated without delay, बिना डिले किए जो है इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, थेरेपी की आवश्यकता है, रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशंस की आवश्यकता पड़ती है इनको। द चांसेस ऑफ दिस disease leading to crippling disability condition could be prevented to a great extent। बहुत मुश्किल से ही इनका बचाव हो पाता है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसका एम क्या था और क्या क्या चीज़ NEP के द्वारा बदला गया है। NEP 2020 का एम था इंडिया इज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ठीक है, यानी कि भारत जो है एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में उभर के आएगा। द कैबिनेट हैज़ आल्सो अप्रूव्ड द रिमेनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। पहले की नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ थी उसमें क्या था? एकेडमिक स्ट्रक्चर था 10+2 था। ठीक है, अब जो न्यू एजुकेशन एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें 5+3+3+4 है। अब 5 इयर्स कैसे? 5 इयर्स यानी उसमें फाउंडेशनल स्टेज आता है। 4 स्टेजेस में बांटा गया। एक फाउंडेशनल स्टेज है, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज है, तीसरा मिडिल स्टेज है और चौथा जो है फोर्थ जो है सेकेंडरी स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज में पहले 3 साल जो है जिसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका होता है उसमें बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें एज होता है उनका 3 to 6 ईयर्स। मतलब 3 साल का अगर कोई बच्चा हो गया है तो उसको आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका अगर है तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो क्लास फर्स्ट में जाएगा और 6 to 8 6 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में। तो ये टोटल हो गए दोनों मिला के 5 इयर्स। सेकंड है प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें 3 इयर्स होते हैं, जिसमें क्लास 3 to 5 होता है और एज होता है बच्चों का 8 to 11 ईयर एज के ग्रुप्स के बच्चे होते हैं। मिडिल स्टेज में है क्लास 6 to 8 और एज ग्रुप क्या होता है 11 to 14 ईयर्स। और सेकेंडरी स्टेज होता है जिसमें 9 to 12 ईयर्स यानी 4 साल इसमें बच्चे पढ़ते हैं और इनका एज ग्रुप होता है 14 to 18 ईयर्स। और NEP 2020 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पार्ट 1 में स्कूल एजुकेशन के बारे में बताया गया है जो कि 1st to 8 तक है। पार्ट 2 में जो है हायर एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि हायर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करानी है बच्चों को। थर्ड पार्ट है अदर की एरियाज़ ऑफ फोकस। ठीक है, इनके अलावा जो अदर एरियाज़ हैं उन पे फोकस किया गया है। और फोर्थ पार्ट है मेकिंग इट हैप्पीनेस। ठीक है, न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन कौन कौन से है? 5+3+3+4 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। 3 इयर्स इन आंगनवाड़ी या प्री स्कूल,
and 12 years in a school. अब फाउंडेशनल स्टेज जैसे 5 स्टेज, तो इसमें कैसे पढ़ाया जाता है, तो मल्टी लेवल होता है, प्ले एक्टिविटी या प्ले बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है फाउंडेशनल स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज जो है 3 इयर्स का होता है, इसमें प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, डिस्कवरी मेथड के द्वारा सिखाया जाता है बच्चों को, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होती है, बच्चे जो है इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के, इंटरैक्ट होकर के क्लासरूम में लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। मिडिल स्टेज जिसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है, जैसे साइंस, मैथ, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स मिडिल स्टेज में आते हैं। फोर्थ हो गया सेकेंडरी स्टेज, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, और ये जो है इन सेकेंडरी स्टेज में जो है किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है या किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, बच्चे को यह छूट दी गई है कि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट कंबाइंड करके पढ़ सकता है। पहले क्या था, पहले फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, बच्चे को पहले चॉइस नहीं दिया जाता था। पहले के पुराने जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें बच्चे को चॉइस नहीं था कि पहले जो तय कर दिया जाए मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस यही पढ़ना है बच्चे को। अब बच्चा जो है अब क्या कर सकता है, अपने चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट ले सकता है, जैसे केमिस्ट्री के साथ वो मैथ भी पढ़ सकता है, फिजिक्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स का अगर बच्चा है तो वो बायो भी पढ़ सकता है, अगर साइंस का स्टूडेंट है तो वो इकोनॉमिक्स भी ले सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। अब बच्चा जो है मिक्स करके सब्जेक्ट पढ़ सकता है। The overall aim of ECCE will be to attain optimal outcomes in the domains, कौन से domains, physical and motor development, cognitive development, social emotional और ethical development, cultural और artistic development और development of communication and early language, literacy and numeracy, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है फोकस किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में। इनका ओवरऑल एम यही था, इस सब पे फोकस करना। अब नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल एनवायरनमेंट, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCPFECCE for the children up to the age of 8 years will be developed by NCERT in the 2 parts, namely a sub-framework for 0 to 3 years olds and a sub-framework 3 to 8 years of the old। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बच्चे जो है का जो उम्र है वो 8 साल कर दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के। ECCE में जो है एज पहले क्या था 0 to 6 इयर्स था पहले की एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उस एज को 2 साल और बढ़ा दिया गया है। अब 0 से लेकर के 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है। आज हमारा फिनिश हो गया। आज हमने पढ़ा रोल ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, RPWD 2016 और NEP 2020। वीडियो कैसी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को आगे और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। और कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।